हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। क्योंकि याद रखिए, लगभग पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 कॉन्सेप्ट तक पढ़ा था। 5 कॉन्सेप्ट। हाँ, जो रिवीजन कर देने समझ लीजिए 5 कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था। सबसे पहले हम बताए थे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। याद रखिए कि बिजनेस को चलाने के लिए, कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस हो, तो सबका कॉमन यूनिट मनी होता है। कॉमन यूनिट क्या है? मनी। किसी प्रकार का बिजनेस यदि उसको चलाना तो क्या चाहिए हमारे पास? मनी। यहाँ पे दे भी रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि जितने प्रकार के बिजनेस है उस सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है, कॉमन यूनिट से पहचाना जाता है, जिससे क्या कहते हैं? मनी कहा जाता है। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मनी मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है और जिसको मनी के रूप में, यानी कि अमाउंट के रूप में, एक वैल्यू के रूप में दिखाया जा सके, वही हमारा क्या है? ट्रांजैक्शन है। जिसको वैल्यू के रूप में यानी कि मनी के रूप में नहीं दिखाया जाएगा, हमारा ट्रांजैक्शन नहीं। तो बिल्कुल सिंपल है कि जिसके बीच कोई मनी इन्वॉल्व है वही हमारा ट्रांजैक्शन है, और जिसके बीच कोई मनी नहीं वो हमारा ट्रांजैक्शन नहीं है। ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना? जो देखिए यहाँ पे कह भी रहा है, जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड सेल करता है, केवल इस अमाउंट्स को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर जो सिंपल आप अपने ऊपर ले लीजिए कि आप एक सेल्समैन हैं, आप अगर जो एक दिन में 10,000 का सेल किए हैं तो 10,000 का अमाउंट ही नोट किया जाएगा। अब आप कस्टमर से कैसे बात किए, कैसे उसको कन्विंस किए, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आ समझे ना? आप एक कस्टमर के ऊपर 10 मिनट दिए कि 20 मिनट दिए, उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस कस्टमर को रिमोट दिखाएं तो नहीं, इस प्रकार का रिमोट नहीं, तब ये वाला ले लीजिए, ये वाला बेहतर है, नहीं उससे बेहतर ये है, तब ये वाला ले लीजिए। आ रहा समझे ना? तो जिस प्रकार से आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? मेंटेन करेंगे। लेकिन हाँ, मेंटेन करने की प्रक्रिया आपको इस जो दे रहा, जबकि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। कि आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए कितना टाइम दिए, क्या क्या बात की, वो रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके बीच कोई वैल्यू नहीं। क्लियर है ना? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मनी मेजरमेंट। क्लियर है ना? सेपरेट एंटिटी बताए थे कि कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन करेंगे तो दो एंटिटी मानकर ही अकाउंटिंग करेंगे। पहला बिजनेस के मालिक का अलग, और बिजनेस का, इसके अगला क्या बताए थे? गोइंग कंसर्न, जिसका नाम ही गोइंग कंसर्न। गोइंग का मतलब पता भी होगा आप लोग क्या होता है? जा रहा। अब समझिए इसमें क्या होगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये हम मानकर ही स्टार्ट करेंगे कि भविष्य में हमारा बिजनेस बंद होने वाला नहीं। आ रहा समझे ना? दूसरी चीज कि अगर जो एग्जाम्पल ले ले, जैसे हमारा कोई बिजनेस है और बिजनेस में हम एक मशीनरी बना रहे हैं, मशीनरी लगा रहे हैं, हम ये नहीं समझेंगे कि 1 साल के अंदर में इसका सारा पैसा हमको मिल जाएगा, बल्कि हम ये सोच करके लगाएंगे कि यह जो वैल्यू है, जो प्लांट या मशीनरी है, ये हमारे बिजनेस में लंबे समय तक के लिए काम करे। आ रहा समझे ना? 1 साल में नहीं तो 2 साल में, 2 साल में नहीं तो 4 साल, वो रिकवर करेगा। आ रहा समझे ना? और उसके बाद से आपको बताए थे कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसका दूसरा नाम हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी होता है। क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी होता है। आ रहा समझे ना? और उसके बाद कह रहा है ये, यानी कि कोई भी अगर जब एसेट्स आप खरीदते हैं, 2 साल के बाद भी अगर उस पर अकाउंटिंग करना है तो आप उसकी ओरिजिनल कास्ट मानकर ही अकाउंटिंग करें। आ रहा समझे ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आज आप एक फर्नीचर खरीद ले अपने बिजनेस को चलाने के लिए, 2 साल बाद, 4 साल बाद यदि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा, तो उसकी रिकॉर्ड जितना में आप खरीदे वही आपको मेंटेन करना होगा। वही आपका क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताए थे क्या? डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में 2 पक्ष होंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन करें कितने पक्ष होंगे? 2 पक्ष। कितना? कितना पक्ष होगा? पहला क्या? डेबिट, और दूसरा क्रेडिट। जिस हम लोगों ने पढ़ा है कि डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर हो। क्या? कि अगर जो हम मान लीजिए 2 पक्ष होगा, कि किसका है? डेबिट का, दूसरा क्रेडिट का। क्लियर है ना? अगर जो ये परचेज कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? आज समझे ना? या अगर ये फिर सेल कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है।
तो अब आप बताइए, जो दे रहा है डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के हमेशा बराबर हो। कैसे? अगर जो सपोज करिए कि आप परचेज कर रहे हैं और यह व्यक्ति क्या कर रहा है, सेल। आया समझे ना? जब आप परचेज करने गए तो आप उसको दिए 100 रुपए। कितना दिए? 100 रुपए आपका डेबिट हुआ है ना। तो क्रेडिट क्या? अब वो अगर जो 90 रुपए का सामान देगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे? ये ट्रांजेक्शन हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट कब करेगा? कि जब आपका 100 रुपया डेबिट है तो 100 रुपया क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। आ रहा समझे ना? हाँ, मान लिए यहाँ पर कि आप 100 रुपया में कोई गुड्स खरीदने गए थे, वो सेल कर रहे थे कितने रुपए में, 100 रुपए। लेकिन अगर आप दे कितना रहे हैं, 80 रुपया दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 80 रुपया। तो 20 रुपया अगर आप बाकी भी लगाएंगे तो भी इसी की तरफ ही आएगा ना। तो फिर डेबिट और क्रेडिट की दोनों वैल्यू क्या हो गया हमेशा बराबर। ये हम लोग का कौन सा कॉन्सेप्ट है, इक्वल एस्पेक्ट। क्लियर है ना? अब चलिए, इसके बाद से अगला हम लोग आ जाता है कौन सा कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्या आता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब इसका देखिए इतना लंबा समझने से मतलब नहीं, बस आप शॉर्ट में याद रखिए। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट वो वे कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम अपने बिजनेस का एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, वही हमारा क्या होगा, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। समय अंतराल के एक समय अंतराल में हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, चाहे हम 1 मंथ में तैयार करें, चाहे 3 मंथ में तैयार करें, चाहे 1 साल में तैयार करें। रिपोर्ट तैयार करना है वो कौन बताता है आपका, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। रिपोर्ट तैयार नहीं करें तो आपका बिजनेस का कोई फाइनेंशियल पता नहीं चलेगा। जो भी है यहाँ पे इसे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो उसमें इंटरवल होता है। इंटरवल क्यों होता है, कुछ ब्रेक के लिए। आज सुने ना? तो वैसे हम बिजनेस करते हैं तो सपोज करिए कि हम फिलहाल ये 3 मंथ, कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। अब 3 मंथ का रिपोर्ट अगर जो हम एक बार निकाल लें तो 3 मंथ हमारा कितना प्रॉफिट कितना लॉस पता चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा ना? अगर जब हम ये बिजनेस में ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट न तैयार करें तो क्या ये पता चलेगा? तो जब हम यहाँ पे 3 मंथ का बना लेंगे तो क्या फिर हमको शुरू से फिर उसी मंथ का बनाना होगा? अब उससे फिर अगले तीसरे मंथ का बनाना होगा ना, क्योंकि इंटरवल हुआ यहाँ तक खत्म, फिर इंटरवल उसके आगे से ही चलेगा ना। तो वही कह रहा है कि इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होगा। क्या एक जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होंगे, कोई भी बिजनेस होगा, एक समय अंतराल ले लेंगे, चाहे 1 मंथ में, चाहे 3 मंथ में, चाहे 1 साल। और उस समय अंतराल में क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे। हम कितने का परचेज किए हैं, कितने का सेल किए हैं, कितना एक्सपेंस किए, ये रिपोर्ट तैयार करेंगे। वही तरह इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट, ईयर और क्वार्टर रखना चाहिए। शॉर्ट रखना चाहिए, या तो 1 साल का, या तो 3 मंथ का, या तो 1 मंथ का। अब ऐसा नहीं 10 साल का एक बार बनाएंगे, 15 साल का एक बार बनाएंगे, 5 साल के एक बार बनाएंगे, तब कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ये पता नहीं चले। क्लियर है ना? और आगे कह रहा है जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। अगर जो रिपोर्ट बनेगा तभी तो हम मेजर कर पाएंगे ना, कंपेयर कर पाएंगे। क्या, एक एग्जांपल ले लिए कि अप्रैल मंथ, इस मंथ में, अप्रैल मंथ में जो हमारा बिजनेस है वो 100 रुपये प्रॉफिट में, कितना प्रॉफिट में था, 100 रुपये। और अप्रैल के बाद से जब क्या आया, मई आया, तो मई में ये हुआ कि इस साल हमारा, इस मंथ में हमारा बिजनेस 50 रुपये प्रॉफिट में आया। जब इस मंथ का अलग रिपोर्ट बनाएंगे और इस मंथ का अलग रिपोर्ट बनाएंगे, तभी तो दोनों में कंपेयर कर पाएंगे ना। कंपेयर क्या करेंगे कि आखिर हम अप्रैल के मंथ में क्या किए थे और मई के मंथ में क्या किए। कि अप्रैल में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मई में 50 रुपए का क्यों होगा, नहीं ज्यादा कम से कम 100 रुपया होना चाहिए था ना। तो कब पता चलेगा, जब कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के लिए क्या तैयार करना होगा, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कौन बताता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना? और इस पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के पास आता है क्या, ऑब्जेक्टिव एविडेंस। और लगभग एविडेंस का मतलब सबको पता ही होगा, साहब आया समझे ना? जब हम अपने बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वह क्या हो जाता है, एविडेंस हो जाता है। और एविडेंस ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर जो हम कोर्ट में ला करके पेश किए तो वो बोले सीधा ये कानूनी तौर पर मान्य नहीं।
जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं ना, छोटा सा बिल मिलता है ना, नीचे लिखा गया होता है कि यह कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं है। आप लोग पढ़े हैं ना? कितने लोग पढ़े हैं इसमें? पढ़े हैं ना? अब उसको ला करके कहें नहीं, हम इनके बिजनेस से इतने का सामान खरीदे थे और सामान गलत दे दिए हैं, वापस नहीं कर रहे, तो क्या आप उसको कानून में पेश कर पाएंगे? नहीं कर। वो सिंपल दिखाएगा, देखिए हम पहले से लिख रखे हैं यहाँ पे कि कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं, तब पता चले उसके जाने बजाय आप लोग ही है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो देखिए क्या रहा है क्या, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी एविडेंस से सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस, वाउचर के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए। क्योंकि आप लोग वाउचर पढ़े हैं ना कि ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? वाउचर। अगर जो हम एक डॉक्यूमेंट बनाए हैं और अगर जो कभी अगर किसी व्यक्ति से हम कोई गुड सेल किए हैं और वो कह दे कि नहीं आप हमसे सेल नहीं किए हैं, हमारे पास एविडेंस है, देखिए आपके नाम से ये गया हुआ डॉक्यूमेंट रहेगा तभी तो दिखा पाएंगे ना, नहीं रख के हम एविडेंस के रूप में दिखा पाएंगे? जो आगे कह रहा है, ये डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जिन्हें कोर्ट्स ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके। कि अगर जो आप कानूनी तौर पे देखें, कोर्ट में अगर जो आपको एक रूल के तौर पे एक नियम के आधार पर जो आपको रखना है, तो आप आसानी से उस एविडेंस के रूप में रख सकते। आ समझे ना? तो ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा है ना? क्या होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हम करेंगे वो एज ट्रांजैक्शन को ऐसे करेंगे कि जो हमारे एविडेंस को साबुत को क्या करे, सपोर्ट करे। जैसे हमारा इनवॉइस हो सकता है या तो वाउचर। क्लियर है ना? और यह वाउचर या फिर ये एविडेंस ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम कोर्ट ऑफ लॉ में क्या कर सके, एविडेंस के रूप में रख सके। क्लियर है ना? और अगला क्या था? मैचिंग। देखिए अभी हम लोग 7 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, 8वां कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा अगर जरूरी है ना तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ही जरूरी है। क्या जरूरी है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर जब आप मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं ना तो आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। पता है क्यों? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगर जो आप 1000 रुपए कमाए हैं तो 1000 रुपए को कमाने के लिए आप कितना एक्सपेंस किए। अगर जो इस एक्सपेंस को कमाने के लिए अगर जो आप 800 रुपए एक्सपेंस कर दिए हैं और अगर आप मैच नहीं कराएंगे तो आपको यही लगेगा हम कितना प्रॉफिट कमाए हैं। लेकिन जब मैच कराएंगे तब पता चलेगा नहीं, इसी 1000 को कमाने में कितना खर्च कर दिए थे, 800, हम कमाए कितना है, 200। ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग। ना क्लियर है ना? तो देखिए ऊपर दे रहा है आप, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक ही अकाउंटिंग पीरियड जितना रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, अब रेवेन्यू का मतलब समझिए जितना हम कमाते हैं, जितना हमको पैसा मिल जाता है वही हमारा क्या है। और उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं उनकी मैचिंग होना अनिवार्य। जैसे कि एग्जांपल लिए थे ना 1000, कितना 1000 प्लस लिए थे और कितना 800। समझिए ये 1000 जो है ना ये हमारा रेवेन्यू कितना हम कमाए और ये हमारा क्या है, एक्सपेंस। अब इन दोनों का मैचिंग कराना अनिवार्य हो। आया समझे ना? जो आगे कह रहा है यहाँ पे उनके मैचिंग होना अनिवार्य है जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। वास्तविक रिजल्ट क्या? जैसे कि हम किसी बिजनेस के फैक्ट्री में रेंट कितना दिए, 10, रेंट 10,000 दे दिए तथा स्टाफ सैलरी और अन्य खर्च कितना कर दिए, 90। और बिजनेस टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, कितना हो गया, जो अगर आप किया हो और उस मंथ में टोटल सेल कितना हुआ, 2 लाख किया, तो उस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। जब मैच कराएंगे तभी तो पता चलेगा ना। क्या हम सिंपल समझ लिए, अप्रैल का ही मंथ ले लिए, किसका, अप्रैल। अब इस अप्रैल मंथ में जो है ना जो हमारा जहाँ पे हमारा बिजनेस है ना उसका हम रेंट देते हैं, तो रेंट कितना दे दिया, हम रेंट दे दिए कितना, रेंट कितना दे दिए, प्लस स्टाफ की सैलरी, इसका स्टाफ की सैलरी और इसके साथ तो हम क्या दे दिए, हाँ अन्य कोई खर्च दिया, अदर कोई खर्च। आ समझे ना? टोटल हम कितना कर दिए, 90। जब हम 90,000 खर्च किए हैं तो कितना खर्च करने के बाद हमको प्राप्त हुआ था, कितना, 2 लाख। कितना प्राप्त हुआ था, 2 लाख। तो अब आप बताइए ये 2 लाख कमाने के हम 1 लाख खर्च किए हैं ना, तो यही हमारा 1 लाख क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। और वही जब ये हमारा 2 लाख आएगा तो ये 2 लाख क्या कहलाएगा? रिवेन्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिवेन्यू। अब इस रिवेन्यू से जब एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे तो एक्सपेंस से रिवेन्यू जितना अधिक होगा वही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितना अधिक हो रहा है? 1 लाख अधिक हो रहा है ना, तो यही 1 लाख हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा? प्रॉफिट। अभी हमारे बिजनेस का वास्तविक रिजल्ट यानी कि 1 लाख प्रॉफिट है, पता चला कब? कि जब हमने रिवेन्यू और एक्सपेंस का मैचिंग कराया, तो वही कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग। अगर जो पूछा जाए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या क्या जवाब देंगे? कि किसी भी बिजनेस में रेवेन्यू और एक्सपेंस का मैचिंग कराना अनिवार्य होता है, जिससे हमारे बिजनेस का वास्तविक रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट है कि लॉस ये पता चलता है। क्लियर है ना? और उसके बाद से अगला मुद्दा आता है क्या? हाँ, जिसमें देखिए यहाँ पर दिया भी है इसका फॉर्मूला। प्रॉफिट प्रॉफिट बराबर क्या होगा? रेवेन्यू माइनस। कि रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो जो अमाउंट है वही आपका क्या होगा? क्लियर है ना? नीचे देखिए दिया है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है? दे रहा इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव है। जो आज इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनअर्न्ड रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। अभी कॉन्सेप्ट पता है क्या है? सपोज करिए आज कितना तारीख है? 12 है। हमने लिए 12/3, यही है ना? 12/3 यानी आज के दिन हम किसी कस्टमर से 1,000 रुपए का कोई गुड्स सेल कर। कितने का? 1,000। लेकिन आज वो हमको पैसा नहीं दिया। जब आज पैसा नहीं दिया है तो आज हम उसका इनकम मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस दिन आप सेल करेंगे उस दिन ये कह रहा है अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी कि अभी अर्न नहीं हुआ है आपको, अभी मानकर आप बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर देंगे कि आज अर्न नहीं हुआ तो कल अर्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और नहीं हुआ, हो सकता है ये कस्टमर आपसे जो खरीद करके लेके गया है और यदि आप दे दिए हैं तो कहीं किसी कंडीशन में ऐसा आ जाए कि वो इस ये देश छोड़ के किसी दूसरे देश में चला जाए और वो पैसा आपको कभी न। तो आपको अपने बिजनेस में दिखा दिए इनकम है, लेकिन क्या वो इनकम होगा? तब नहीं। उसी डेट में इनकम की एंट्री करेंगे जिस डेट में पैसा क्या होगा? मिलेगा। जिस दिन अर्न होगा यानी जिस दिन आपको इनकम होगा उसी दिन उसकी एंट्री करेंगे, उसके पहले आपको नहीं कर। वही कौन सा कॉन्सेप्ट है? रियलाइजेशन। ये पूछा है क्या जवाब देंगे? कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस में, या फिर हम ये कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम मानकर उसी डेट को रिकॉर्ड करेंगे जिस डेट को रेवेन्यू हमको प्राप्त होगा। हाँ समझे ना? अब उस डेट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो भी अर्न अर्न हो उस दिन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? रियलाइजेशन। क्लियर है ना? अब अगर हम यही मान लिए जैसे 12 दिन हम सेल किए, 12 दिन में सेल की, बस हम ये दिखा देंगे कि हमने राम से जो है ना हमने 10,000 कोई सामान सेल किया। कितने का? 10। लेकिन अब ये पैसा हमारे पास आई है हम रिकॉर्ड नहीं करें क्योंकि अब हमको दिया नहीं है ना। ये बोला 1 मंथ के बाद देंगे, तो जिस दिन वो देगा सपोज करिए अगले मंथ यानी कि चौथे मंथ में वो 10 तारीख को पैसा ला करके दे दिया। कितने तारीख को? 10 तारीख को। तो उस मंथ में हम इनकम दिखाएंगे कि हमारा इनकम कितना हुआ था? 10। किस तारीख को दिखाएंगे? 10 तारीख चौथे महीने में। वही कौन सा कॉन्सेप्ट है? रियलाइजेशन का। क्लियर है ना? और इसके बाद अगला हम लोग आता है क्या? लीगल एक्सपेक्ट। अब देखिए इसमें दे रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना ऊपर एविडेंस कॉन्सेप्ट वाला, सेम उसी प्रकार से भी जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे अपने बिजनेस में कोई रिपोर्ट तैयार करेंगे तो ऐसा होना चाहिए कि जो क्या कानून के तौर पे एक नियम के रूप में उसको रखा जा सके। वही कौन सा कॉन्सेप्ट है? लीगल। क्लियर है ना? हाँ, सिर्फ इसी पैटर्न का आपका दिया है कौन सा? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट पे? रियलाइजेशन पे दिया है क्या? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जैसे सपोज करिए कि आप अपने बिजनेस में आप कोई गुड्स सेल नहीं कर रहे हैं, सेल करें तो वो इनकम होगा, लेकिन आप एक्सपेंस कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आज हम एक्सपेंस किए हैं तो 2 दिन के बाद उसको पेमेंट करना है।
तो 2 दिन के बाद पेमेंट करना है और आज हम पेमेंट दिखा दें। आ रहा समझे ना, यानी कि जिस दिन हम पैसा देंगे उसी दिन का पेमेंट दिखाएंगे। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? एप्रूवल कॉन्सेप्ट। तो दे रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रिवेन्यू को और यानी कि जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे ये पहले बता रहा था ना कि जब रिवेन्यू यानी कि और जनरेट होगा तभी आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रिवेन्यू प्राप्त। और आ कह रहा है रिकॉर्ड करना चाहिए ठीक उसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करें। जैसे रिवेन्यू जब प्राप्त होगा तो आप रिकॉर्ड करेंगे ना, सेम उसी प्रकार से आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो एक्सपेंस करते ही समय उसको रिकॉर्ड कर ले कि आपने 10 रुपए का ये एक्सपेंस किया। और आगे कह रहा है ट्रांजैक्शन को इनकम यानी कि अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस को खर्च होने, कि जब आपको पैसा मिल जाएगा तब आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, और दूसरी चीज जब आप एक्सपेंस कर दिए हैं तब उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक्रूवल। क्लियर है ना? सिंपल बस ये क्लाइंट जवाब दे सकते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब भी हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन में जब रिवेन्यू हमको प्राप्त होगा जिस डेट को, उसी डेट को हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके साथ साथ जब हम एक्सपेंस करेंगे, खर्च करेंगे, तो खर्च होने पर ही रिकॉर्ड कर देंगे। हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक्रूवल। क्लियर है ना? तो अभी हम लोगों ने कितना कॉन्सेप्ट पढ़ा टोटल? क्लियर है ना? तो अभी जो है हम आपको पहले से लेकर के और कहाँ तक बताएं? 11। तो आप लोग आज जब घर पे जाएंगे तो 1 से लेकर के और 11 तक सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। जो नहीं समझ में आएगा उसको अगली क्लास में आगे जरूर पूछिए। हाँ समझे ना? हाँ याद रखिए अगली क्लास कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि क्या दिया है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। और आप लोगों को पहले दिन ही हम बताए थे कि ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट दिया है ना, इस टाइप्स ऑफ अकाउंट के रूल के हिसाब से ही आपके 70 पेज का टोटल नोट्स रखा गया है। हाँ समझे ना? बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या बता रहा है, डेबिट और क्रेडिट पहचानने के लिए बता रहा है ना। देने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। आप स्क्रॉल करके पूरा नीचे चले आइए, स्क्रॉल करके नीचे आ गए ना। अब इसमें भी अगर जो देखा जाए तो देखिए कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, आपको यहाँ पर भी पहचानना होगा। नीचे ज्यादा ना जाना पड़े इसलिए थोड़ा सा ऊपर इसे चेक कर लेते हैं। देखो डेबिट और क्रेडिट यहाँ दे रहा है ना, 44 नंबर पेज पे है। डेबिट क्रेडिट पहचानने के लिए दे रहा है ना। तो जितना अभी हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ने वाले हैं टोटल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पूरे नोट्स इसी के ऊपर डिपेंड है। आ रहा समझ में ना? तो जब तक ये अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे क्लियर नहीं। तो कम से कम टाइप्स ऑफ अकाउंट आप लोग को मन से पढ़ना है। क्लियर है ना? अब देखिए अभी जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट ये पढ़ ले रहे हैं ना, तो अभी हम लोग ये जान जाएंगे कि अब हम ट्रांजेक्शन को समझ सकते हैं। ट्रांजेक्शन को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। क्योंकि पहले पेज पे आप लोग ये अकाउंटिंग साइकिल पढ़े थे ना, अंडरस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन, फिर क्या करेंगे? जर्नल एंट्री, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर क्या होगा? तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को बनाना समझेंगे। आ रहा समझे ना? जब समझ लेंगे तब हम एंट्री करना सीखेंगे, और उसी के नाम से क्लासिफाइड करें, वही हमारा क्या होगा? लेजर। जब उसके नाम से क्लासिफाइड कर ले जाएंगे तो हमको क्या चेक करना होगा? क्लियर है ना? तो जब नीचे आ जाएंगे, देखिए ये अभी हम लोग जो टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे ना, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होगा? ट्रांजेक्शन को पहचानने के लिए, समझने के लिए होगा। देखिए जस्ट इसके नीचे जनरल एंट्री दिया है कि नहीं दिया? तब एंट्री करना समझना होगा। कैसे एंट्री करते हैं? और एंट्री करने के जब आगे जाएंगे तो हमको पढ़ना होगा ट्रायल बैलेंस। अगला देखिए क्या दिया है? क्लियर है ना? अब इसमें लेजर पोस्टिंग आपको हेडिंग नहीं दिखा, लेजर पोस्टिंग दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जिससे आप किए उसके नाम से क्लासिफाइड करना ही क्या है आपका? लेजर पोस्टिंग। क्लियर है ना? इतना समझा रहा है ना? तो सबसे इंपोर्टेंट है हम लोग को क्या पढ़ना जरूरी है? टाइप्स ऑफ। तो ये आज आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए 11 तक, बाकी आप लोग बताते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट अगली क्लास।